नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। और अपने पहले कल वाला रिपीट करें उससे पहले एक बात बता दूं, जो भी बच्चे किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया चाहे सेंटर की होगी या स्टेट की होगी, जैसे अपने पंजाब की होगी, हरियाणा की होगी या राजस्थान की होगी, किसी भी जॉब का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। विषय एजुकेशन नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है। उस पे हम या तो क्लास का डाल देते हैं, भाई आज क्लास नहीं होगी, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी आपके लिए वो डालेंगे, और जो भी अपने जॉब नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ वगैरह है वो सभी उस टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा मेंबर ऐड करें ताकि हर बच्चे को जॉब का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अपने स्टार्ट करते हैं कल वाली क्लास को। पहले अपने वापिस से रिपीट करेंगे पांचों चरणों को, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन बनता है। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले वाले, रिपीट करते हैं। आज कौन सा करते हैं? पहले चरण कितने थे अपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के? चरण कितने थे? वो चरण थे कितने थे? 5 चरण थे। कितने थे? 5 चरण थे। इसमें पहला था वीर्य को एकत्रित करना। वीर्य को एकत्रित करना या सीमन कलेक्शन का चरण था, वीर्य को एकत्रित करना। तो वीर्य को एकत्रित करने में हमने क्या पढ़ा था? वीर्य को एकत्रित किस में किया जाता है? तो वो किया जाता है आर्टिफिशियल वेजाइना में या कृत्रिम योनि में किया जाता है। उसमें अपने बात की थी गाय के कृत्रिम योनि है, उसका टेम्परेचर अलग होता है, और जो भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना होती है उसका टेम्परेचर अलग होता है। तो गाय की जो आर्टिफिशियल वेजाइना है उसका टेम्परेचर कितना था? 41 डिग्री सेंटीग्रेड, और भैंस की आर्टिफिशियल वेजाइना का टेम्परेचर कितना था? वो था 39 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमने दूसरी विधि, दूसरा चरण कौन सा किया था? वो किया था वीर्य का परीक्षण या वीर्य की टेस्टिंग। वीर्य का परीक्षण या वीर्य की टेस्टिंग जो कहां पर की जाती है? प्रयोगशाला में या लैब में की जाती है। इसमें कितनी विधियां पढ़ी थी अपने? 2 विधियां पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी? बीबीसी मेथड और एक पढ़ा था एमबीआर मेथड। बीबीसी मेथड का मतलब हो गया ब्रोमोथाइल ब्लू कनेक्टेज, ब्रोमोथाइल ब्लू कनेक्टेज या सेटअपलेज, और एमबीआर का मतलब हो गया मेथाइल ब्लू रिडक्टेज। तो बीबीसी में अपने क्या जांच करते हैं? पशुओं के वीर्य का पीएच, वीर्य का पीएच और क्या ज्ञात की जाती है? शुद्धता की ज्ञात की जाती है। एमबीआर में क्या करते हैं? शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता या मोटिलिटी रेट का पता लगाया जाता है। तो अपने विधियां कौन कौन सी थी? वीर्य को एकत्रित करना और वीर्य का परीक्षण। वीर्य का परीक्षण में कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है? तो वो है एमबीआर मेथड और बीबीसी मेथड। कौन कौन सी है? एमबीआर मेथड और बीबीसी मेथड। एमबीआर में क्या करते हैं? शुक्राणुओं की संख्या और गतिशीलता का पता लगाया जाता है। ठीक है। तीसरा चरण हमने कौन सा किया था? वो किया था वीर्य का तनुकरण या डाइल्यूशन। वीर्य का तनुकरण वो किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है साइट्रिक अम्ल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और एक होता है एग यॉर्क। एग यॉर्क मैंने आपको बताया था। एग यॉर्क क्यों मिलाते हैं? क्योंकि जो शुक्राणु आप अपने जो इंपोर्ट किए या एक्सपोर्ट किए उसे स्टोरेज करने के लिए, जो लंबे टाइम तक स्टोरेज करते हैं, उनको पोषण की आवश्यकता होती है। तो वो जो अंडे की जो पीला भाग होता है अंडे के बीच में, उसे अंडे की जर्दी कहा जाता है। तो उससे जो शुक्राणु उनको पोषण मिलता है, तो वो किसका होता है? उसके अंदर क्या अधिकता होती है? प्रोटीन की अधिकता होती है, अंडे की जर्दी। चौथा चरण हमने कौन सा किया था? सीमेन का स्टोरेज या वीर्य का भंडारण। कौन सा किया था? वीर्य का भंडारण। सॉरी, वीर्य का भंडारण में मतलब कितनी विधियां की थी? 4 विधियां की थी। पहली कौन सी की थी? रूम टेम्परेचर पर या कमरे के तापमान पर।
कमरे के तापमान पर जो सर्दियों गर्मियों में कितने घंटे तक रह सकता है सीमन, वो रह सकता है 4 से 6 घंटे तक, और सर्दियों में कितने घंटे तक रह सकता है, वो रख सकता है 10 से 12 घंटे तक। उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो बैक्टीरिया है वो लगभग 30 से 40 डिग्री, गर्मियों में 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पर, अपने गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो जो कीड़े होते हैं बैक्टीरिया वो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं, इसीलिए सर्दियों में ज्यादा समय तक इसको रखा जा सकता है। दूसरा कौन सा था, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, वो कितने दिनों तक रख सकते हैं, 3 से 4 दिन तक। तीसरी कौन सी थी, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो उसके लिए कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तरल या द्रव नाइट्रोजन, कौन सी, तरल या द्रव नाइट्रोजन। और यंत्र कौन सा हो गया, वो हो गया क्रायोकेंजार। क्रायोकेंजार आपको मैंने बताया था, जो सरकारी या प्राइवेट डॉक्टर होते हैं अपने पशुओं के, उनके पास एक ढोलकी होती है, उसको क्या कहा जाता है, क्रायोकेंजार होता है, और उसमें आपने कभी देखा उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें गैस निकलती है, तो वो कौन सी गैस होती है, वो होती है नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन। और इसमें एक विधि और कौन सी है, वो है जमा कर रखना या फ्रीजिंग मेथड। तो जमा कर रखना वो कितने दिनों तक रख सकते हैं, अनंत समय तक वीर्य को रखा जा सकता है जमा कर रखे थे। और 196 डिग्री तक वो कितने दिनों वर्षों तक रखा जा सकता है, वो 10 से 15 वर्षों तक रखा जा सकता है। फिर हमने एक पांचवा मेथड कौन सा किया था, वो किया था वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन, वीर्य का सेचन या इनसेमिनेशन, पशुओं में किस तरह जो वीर्य को रखा जाता है या वीर्य को गर्भाशय तक, माता पशु तक पहुंचाया जाता है, तो वो उसकी कौन सी विधियां थी, 2 विधि थी। कौन सी, एक तो था रेक्टम वेजाइनल और दूसरी थी वेजाइनल स्पेकुलम। वेजाइनल स्पेकुलम, रेक्टम वेजाइनल गाय भैंस में और वेजाइनल स्पेकुलम होगी भेड़ या बकरी में। रेक्टम वेजाइनल का मतलब हो गया उसके रेक्टम में हाथ डालकर उसका जो एक पिचकारी, विशेष पिचकारी द्वारा जो वीर्य को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है या अंडाणु तक पहुंचाया जाता है। तो ये अपने किए थे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के 5 चरण किए थे। तो आपको, मेरे को लगता है समझ आ गए होंगे। आज मैंने इसीलिए रिपीट किया है क्योंकि ये थोड़े है तो सरल ही, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि इनमें से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसीलिए आज मैंने रिपीट किया है। अब बात करते हैं अपने पशुओं के गर्भाधान का उचित समय क्या है। भी पशु जो गर्भ धारण करता है उसका उचित समय क्या होना चाहिए, तो आप हेडिंग डालो पशुओं के गर्भाधान का उचित समय। पशुओं के गर्भाधान का उचित समय, पशुओं के गर्भाधान का उचित समय। उचित समय क्या हो गया, मतलब भी जब माता पशु पाली में आता है या मध्य में आता है या ताव में आता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हीट में आता है, तो उसके कितने घंटे के अंदर अंदर उसके या कितने घंटे बाद उसको गर्भ धारण करवाना चाहिए, तब वो गर्भ उचित रहता है या सही रहता है। तो उसमें माता पशु के पाली में आने पर, माता पशु के पाली में आने या हीट में आने पर 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद उसको गर्भित करना चाहिए, गर्भित करना चाहिए। अगर कोई पशु हीट में आया है तो उसके 12 घंटे बाद, कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद उसको गर्भित करना चाहिए। क्योंकि अगर पहले करवाएंगे तो रिपीटिंग में, मतलब दोबारा बोल जाएगी, या जो पशु होता है वो दोबारा बोल जाएगा, या रिपीट, जिसे कहते हैं अपने रिपीट ब्रीडर कहा जाता है, इससे वो गर्भ धारण नहीं कर सकती। तो कितने घंटे बाद करना चाहिए, 12 घंटे बाद। इसमें दूसरी विधि कौन सी है, माता पशु के जनन अंगों में, माता पशु के जनन अंगों में अंडाणु के जीवित रहने की समय अवधि कितनी होती है। अंडाणु के, ये सीधे पॉइंट पॉइंट अपने नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो चल रहे हैं अपने। अंडाणु के जीवित रहने की अवधि, रहने की अवधि वो कितनी होती है, 120 घंटे। कितनी होती है, 120 घंटे।
जो माता पशु होती है 21 दिन में दोबारा, अगर 21 दिन में वो गर्भित नहीं होती है तो 21 दिन में दोबारा वो मध्यकाल में आएगी, जिसे अपने मध्य में आएगी या हीट में आएगी या पाली में आएगी। और 21 दिन के अंदर जो इसमें अंडाणु को जीवित रहने की अवधि है वो कितनी होती है? 120 घंटे। मतलब 120 घंटे के अंदर अंदर उसको गर्भित करवा दिया या उस तक शुक्राणु पहुंच गया नर पशु का, तो वो गर्भित हो जाएगी, अन्यथा वो गर्भित नहीं होगी या दोबारा 21 दिनों के बाद वापस वो हीट में आ जाएगी। तो अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी घंटे होती है? 120 घंटे। कितनी घंटे होती है? 120 घंटे। अब बात करते हैं तीसरी लाइन, मादा पशु के जनन अंगों में मादा पशु के जनन अंगों में शुक्राणु के जीवित रहने की अवधि, शुक्राणु के जीवित रहने की अवधि वो कितने घंटे होती है? वो होती है 24 से 30 घंटे। कितने घंटे होती है? 24 से 30 घंटे। और मादा के जनन अंगों में शुक्राणु के विकास की अवधि वो कितने घंटे होती है? 6 घंटे। विकास अवधि कितनी होती है? वो होती है 6 घंटे। कितनी घंटे होती है? 6 घंटे। इसमें इतनी इंपॉर्टेंट लाइन थी, पशु के जीवित या हीट में रहने, वो हीट में आने पर कितने घंटे के अंदर गर्भित कराना चाहिए? 12 घंटे के अंदर। कितने घंटे के अंदर? 12 घंटे के अंदर। मादा पशु के अंडाणु के जीवित रहने की अवधि कितनी होती है? वो होती है 120 घंटे। मतलब 120 घंटे तक अपना जो मादा पशु का अंडाणु होता है वो जीवित रहता है। कितना रहता है? 120 घंटे तक। अब बात करते हैं शुक्राणु के जीवित रहने की अवधि। अगर शुक्राणु सही टाइम पर अगर 24 से 30 घंटे तक अंडाणु तक पहुंच गया तो वो मादा पशु गर्भित हो जाएगी, अन्यथा वो जो शुक्राणु है वो खराब हो जाएगा या फर्टाइल नहीं हो सकेगा या अंडाणु को फर्टाइल नहीं कर सकेगा। तो वो कितने घंटे के अंदर अंदर पहुंचना चाहिए अंडाणु तक? वो 24 से 30 घंटे तक। और शुक्राणु के विकास की अवधि मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर वो अंडाणु से मिलकर एक नए जो जीव का उत्पन्न करता है या भ्रूण का एम्ब्रियो, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एम्ब्रियो का निर्माण करता है, वो कितने घंटों के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो सकता है? वो कितने घंटे तक है? 6 घंटे तक। तो इसीलिए जो माता पशु है या अपनी गाय होगी उसको समय पर गर्भित कराना चाहिए, ताकि उसका जो ड्राई पीरियड हो गया जिसे शुष्क काल कहते हैं, ताकि वो लंबे समय तक ऐसे ना हो, गर्भित ना हो और बेफालतू का उसका जो खर्चा उठाना पड़े किसी को, तो वो समय पर करवाना चाहिए। तो कितने घंटे बाद करवाना चाहिए? वो 12 घंटे बाद होना चाहिए। जब हीट में आई हुई पशु हो तो कितने घंटे बाद करवाना चाहिए? 12 घंटे बाद करवाना चाहिए। यही है कि उसका ड्राई पीरियड ना बढ़ा तो पशु का खर्चा नहीं होता। इसी के कारण अब बात करते हैं आगे, पशुओं के गर्भ धारण की जांच कैसे करते हैं। तो वो जांच कैसे करते हैं उसके बाद करेंगे गर्भ धारण की जांच। पशुओं के गर्भ धारण की जांच। पशुओं के गर्भ धारण की जांच का मतलब है भैंस व पशु जो मादा पशु होता है या गाय या भैंस होगी अपनी, जो ब्याने के बाद पुनः वो कितने दिनों के अंदर गर्भ धारण कर सकता है? तो वो 3 महीने के अंदर अंदर या 90 दिनों के अंदर पुनः गर्भ धारण कर सकता है। कितने महीनों के बाद गर्भ धारण करवाना चाहिए? 3 महीने के बाद जो है, अगर कोई पशु ब्याह कर जैसे 3 महीने का हो गया दूध देते हुए, तो उसको 3 महीने के अंदर बाद ही उसको गर्भ धारण करवाना चाहिए। तो आप नोट करो, गाय या भैंस के ब्याने के बाद 3 माह बाद गर्भित करवाना चाहिए। गर्भित करवाना चाहिए। अगर कोई मादा पशु, दूसरा पॉइंट है इसमें, अगर कोई मादा पशु 19 से 21 दिन बाद पुनः 19 से 21 दिन बाद पुनः अगर हीट में ना आए तो वो मादा पशु क्या माना जाता है? अगर हीट में ना आए
तो वह मादा पशु गर्भित माना जाता है। अगर वो मादा पशु है, जो गाय होगी या अपनी भैंस होगी, वो अगर 19 से 21 दिनों बाद दोबारा जो हीट में नहीं आती तो उस मादा पशु को क्या माना जाता है, क्या माना जाता है, गर्भित माना जाता है। अब बात करते हैं जांच कैसे करते हैं। तो उस विधि का, पशुओं में गर्भ जांच करने की विधि कौन सी है? पशुओं में गर्भधारण जांच करना किसके द्वारा किया जाता है? गर्भधारण की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो वो की जाती है रेक्टम पाल्पेशन विधि। कौन सी विधि? रेक्टम पाल्पेशन विधि। रेक्टम पाल्पेशन विधि मतलब क्या हो गया? इसमें क्या होता है कि जो एक प्लास्टिक का दस्ताना होता है या ग्लव्स होता है, उसको मादा पशु के गर्भाशय में हाथ डालकर देखा जाता है भी उसके अंदर एक हिलती डुलती कोई चीज दिखाई जाती है, या जिसे भ्रूण कहा जाता है, एम्ब्रियो। अगर जो मादा पशु होगा उसके अंदर हाथ डालकर देखा जाता है तो वो हिलता हुआ दिखाई देगा, तो वो कौन सा होता है? भ्रूण होता है। अगर नहीं होता तो वो मादा पशु गर्भित नहीं होती। तो वो उस विधि का नाम क्या है? तो वो है रेक्टम पाल्पेशन विधि। रेक्टम पाल्पेशन में रेक्टम में उसके हाथ डालकर, जो अपने प्लास्टिक के दस्ताने वगैरह आते हैं उसे हाथ डाल चढ़ाकर हाथ डालते हैं, तो उसमें भ्रूण है वो हिलता हुआ दिखाई देता है, या जो मतलब एहसास होता है हाथ को। अगर वो होता है तो मादा पशु गर्भित है, अन्यथा नहीं है। ये प्रक्रिया कितने दिन के अंदर करनी चाहिए? जब मादा पशु गर्भित हुए 60 दिन हो जाएं, कितने दिन, या 2 मंथ की हो जाए, उसके बाद ये विधि का उपयोग किया जाता है। भी उसको देखना कि भी उसकी जांच की जाती है मादा पशु गर्भित है या नहीं है। तो रेक्टम पाल्पेशन, मादा की जांच, मादा गर्भधारण की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? वो किस विधि द्वारा की जाती है? रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा की जाती है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीधा आएगा, मादा पशु के गर्भधारण की जांच की विधि कौन सी है? ये आया हुआ है बीएचयू में, आया हुआ है आईसीआर में, आया हुआ है जेट में, आया हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में है। जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के एग्रीकल्चर में एग्जाम आते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन है आया हुआ है। इस पे स्टार लगा लेना। गर्भधारण की जांच किस विधि द्वारा की जाती है? वो की जाती है रेक्टम पाल्पेशन विधि द्वारा की जाती है। और कितने दिन के बाद की जाती है? 60 दिन के बाद की जाती है। अब मादा पशुओं में जो भ्रूण बनता है वो कहां बनता है? भ्रूण का विकास कहां होता है? वो विकास कहां होता है? विकास होता है वो होता है गर्भाशय में, या जिसे कहा जाता है यूट्रस में होता है। कहां पे होता है? यूट्रस में होता है। कहां पे होता है? यूट्रस में होता है। और जो मादा पशु ब्याने के बाद जो जर होती है, जर या जिसे अपने प्लेसेंटा कहते हैं, वो कितने घंटे के भीतर गिरनी चाहिए? 6 घंटे के भीतर गिरनी चाहिए। कितने घंटे के भीतर? 6 घंटे के भीतर गिर जानी चाहिए, अन्यथा वो हानिकारक मानी जाती है। क्योंकि आप, इसका नाम ही क्या है? जर। जर का मतलब हो गया एक प्रकार की जहर होता है वो, तो उसके द्वारा मादा पशु है वो खराब हो जाता है, आगे दूध नहीं दे पाता, या उसके गर्भ में कोई दिक्कत आ जाती है, अन्यथा जो दोबारा उसके गर्भ धारण करने की क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब बात करते हैं जो अपने मादा पशु होते हैं, वो कई बार जैसे 21 दिन के बाद, जैसे 3 महीने ब्याने के बाद, 3 मंथ के बाद जो दोबारा गर्भ धारण करने योग्य हो जाते हैं। तो कई मादा पशु है जो एक बार में गर्भित नहीं होते, दोबारा हो जाते हैं। तो इसको जो ब्रीडर होती है उसको क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। या 2 या 3 बार जो गाय होगी वो बोलती है उसके बाद गर्भ धारण करती है, तो उस ब्रीडर को क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडर। ये आप नोट कर लेना। जो मादा पशु 2 या 3 बार में हीट में आता है फिर भी गर्भित नहीं हो जाता, तो उस ब्रीडर को या उस मादा पशु को क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडर कहा जाता है, या रिपीट ब्रीडर कहा जाता है। तो अपने याद क्या किया? पशुओं में गर्भ धारण का उपयुक्त समय क्या है? जांच की विधि कौन सी है? तो रेक्टम पाल्पेशन विधि कितने दिन में की जाती है? 60 दिन के अंदर की जाती है। अपने कल करेंगे, कौन सी करेंगे? गर्भ जो प्रजनन की विधियां करेंगे। ये आज की क्लास में नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि उसमें ब्रीडिंग की कई विधियां हैं। जैसे अंतः प्रजनन हो गया, बाह्य प्रजनन हो गया, इसकी आगे भी जैसे क्रॉस ब्रीडिंग हो गया, इन ब्रीडिंग हो गया, ये सभी है ना आगे 2 क्लासों में होगी। तो आज की क्लास में रिपीट नहीं हो पाएगी, तो वो करेंगे अपने कल की क्लास में। आज अपने इंपॉर्टेंट जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे वो किए थे और अपने रिपीट किया था। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें,
ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पशु परीक्षण की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो पहुंचना चाहिए। भी जो पार्ट बी है वो स्टडी इंडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे करवाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।